बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम अपने टारगेट के बहुत ही करीब हैं, इंशाल्लाह इसे जल्द हम अचीव कर लेंगे। व्यूअर्स, पाकिस्तान के आज तमाम सियासतदानों ने साबित किया कि मुल्क को ठीक करना तो बहुत दूर की बात है, ये कानून साजी भी ठीक तरह से नहीं कर सकते। हम पिछले एक हफ्ते से क्या सुन रहे थे कि तरमीम की जाएंगी, तरमीम आइन के अंदर बहुत जरूरी है, पाकिस्तान के अंदर अदलिया को लगाम डालनी है, पाकिस्तान के अंदर एक्सटेंशन के मामला बहुत ही जरूरी हैं क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं काजी साहब। लेकिन व्यूअर्स, क्या हुआ कि पिछले एक हफ्ते से जितनी हुकूमत एक्सरसाइज कर रही थी ये सारी धरे की धरी रह गई, इनके पास नंबर्स पूरे नहीं हुए और फजलुर रहमान ने आखिरी वक्त पर जो सवालात उठाए हैं इनका जवाब हुकूमत के पास नहीं है। व्यूअर्स, अब तक की जो डेवलपमेंट्स हुई हैं फजलुर रहमान के पास, आज सारा दिन हमने ये देखा कि हुकूमती वफूद आते रहे जाते रहे, उन्हें मनाने की भरपूर कोशिश की गई और पाकिस्तान की अपोजिशन तहरीक इंसाफ भी पहुंची, उनकी इमामत में नमाज भी पढ़ी। इसके ऊपर लोगों ने दिलचस्प तबसरे भी किए कि ये किस मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं और इनके पीछे नमाज होगी भी या नहीं होगी। अब सारा आलम साहब ने एक क्लिप उनका इस सोशल मीडिया पर वायरल है, यानी कि सारी की सारी बहस होती रही। पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स के ऊपर जो दिलचस्प किस्म की कमेंट्री हम देखते रहे कि नंबर्स बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गए हैं। ये क्रिकेट मैच नहीं था सरकार, ना ही कोई हॉकी का मैच था, ना ही कोई कबड्डी का मैच था जहां पर आप ये कहें कि मैच बड़ा दिलचस्प हो गया। ये पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम के मुस्तकबिल की बात थी जिसका तमस्खुर हर शख्स पाकिस्तान में अपने अंदाज से उड़ा रहा है। आज पाकिस्तान की पार्लियामान में जितने भी अरकान हैं इन सब ने मिलकर यह साबित किया कि यह मुल्क चलाना इनके बस की बात नहीं है। ये इतने नालायक हैं कि सारे मिलकर एक पार्लियामेंट में तरमीम भी नहीं कर सके, और वो भी ऐसी तरमीम जो इनकी अपनी मर्जी की थी। सामने ऑपोजिशन नहीं है, ऑपोजिशन को अपने दीवार के साथ लगा दिया, कईयों को पार्लियामेंट लॉजेस में बंद कर दिया, पाबंदे सलासल कर दिया। इमरान खान को जेल से अब निकलने की जो रोजाना कोई तदबीरें लड़ाते हैं कि किस तरह रोका जाए, सब कुछ आप कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद आप आज तरामीम को पार्लियामेंट के फ्लोर से पास नहीं करवा सके क्योंकि आपका होमवर्क नहीं था और फजलुर रहमान ने जो सवालात उठाए हैं अब आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। और व्यूअर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हिकमत अमली थी, फजलुर रहमान से बार बार वो मुलाकात करते रहे और जिस तरह से जो उन्होंने सवालात फजलुर रहमान साहब के सामने रखे, अब वही सवालात फजलुर रहमान ने हुकूमत के सामने रख दिए हैं। पहली चीज, फजलुर रहमान साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान की अपोजिशन को भी आप ऑन बोर्ड लें और जितनी भी तरामीम की गई, प्रपोज की गई है, इसका मुसवदा शेयर किया जाए। आपने अता तारड़ साहब की गुफ्तगू सुनी होगी। अता तारड़ साहब ने यह कहा कि जनाब ये तरामीम है, कोई ऑन और ऑफ स्विच बटन नहीं है जिसे आप ऊपर नीचे करें और तरामीम ऑन हो जाएंगी। बड़े सोच समझ कर तरामीम हमें करनी पड़ेंगी। ये पाकिस्तान का मामला है, ये हमारे मुस्तकबिल का मामला है, ये पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम के मुस्तकबिल का मामला है। ये इस किस्म की वो बातें जो हैं वो कर रहे थे। लेकिन उससे पहले अता तारड़ साहब ने क्या कहा, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अता तारड़ साहब ये कहते हैं कि फजलुर रहमान साहब से तरमीम शेयर की गई, जेयूआई सरबराह एक एक शिक और नुक्ते पर अपोजिशन जमातों से मुशावरत कर रहे हैं। फिर मौलाना रात गए असम्बली पहुंचते हैं। अब्दुल गफूर हैदरी साहब के अल्फाज व्यूअर्स अब हमेशा याद रखे जाएंगे। और अता तारड़ साहब जब भी पाकिस्तान में वो तमाम सहाफ़ी जो इस वक्त रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जब भी आपको अता तारड़ साहब से आपका टाकरा हो तो उनसे ये जरूर सवाल किया जाए कि मौलाना को तो आपने मुसवदा ही नहीं दिया। और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब के बकौल वो क्या कहते हैं कि मुसवदा पढ़ने के लिए कम से कम 1 महीना आपको चाहिए और अभी तक मुसवदा हमारे साथ शेयर नहीं किया गया। तो फिर सच्चा कौन हुआ और झूठा कौन हुआ? आज लोगों से कुछ ये भी सवालात पूछे गए क्योंकि एक माहौल ये था पाकिस्तान के अंदर कि फर्द वाहिद को फायदा पहुंचाने के लिए ये तमाम तरामीम लाई जा रही हैं। जस्टिस काजी फायजीसा का ये नाम बार बार लिया गया और एक सहाफ़ी ने अब्दुल गफूर हैदरी से ये पूछा कि 1 महीने के बाद तो काजी साहब की छुट्टी हो जाएगी और वो घर चले जाएंगे। तो अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने क्या कहा, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, काजी साहब अगर रिटायर हो भी जाएं और तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जजेस आते जाते रहते हैं, लेकिन काजी साहब कब इस मुल्क की और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की जान छोड़ेंगे, ये अब कुछ और लोगों ने फैसला करना है। व्यूअर्स, जहां पर अता तारड़ साहब के पास जवाब नहीं था, जहां पे अब्दुल गफूर हैदरी साहब ये कहते हैं कि हमारे साथ मुसवदा शेयर नहीं किया गया, वहीं पर ख्वाजा आसिफ साहब की भी एक स्टेटमेंट सामने आई जब वो बोझल कदमों के साथ, चेहरा उनका उतरा हुआ था,
और टांगे उनकी कांप नहीं रही थी, बल्कि कदम उनका साथ नहीं दे रहे थे। वो ये कहते हैं कि मौलाना नहीं मान रहे, हमारे पास आईनी तरमीम के बिल के लिए नंबर्स पूरे नहीं थे, इसलिए ऐवान का इजलास मुलतवी कर दिया गया और मौलाना फजलुर रहमान ने हमारी कोई सपोर्ट नहीं की। उनके मुताबिक अब आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को बिल पास कराने के लिए मतलूबा तादाद का सही इल्म पीर को होगा, इसके लिए पीर को ही असल सूरत हाल जो है वो वाज़ेह होगी। पाकिस्तान के अंदर ना एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हुई और लोगों ने और पूरे पाकिस्तान और दुनिया ने इसे ऑब्जर्व किया कि एक ना नफसा नफसी है कि जल्दी जल्दी इस तरमीम को हम पार्लियामेंट से पास करवा लें। फजलुर रहमान साहब ने आज एक बात बड़ी ज़बरदस्त कही और उन्हें इस चीज़ का क्रेडिट देना चाहिए। बाद में जो मर्जी डील करें अलग बात है कि उन्होंने कहा कि आपको जल्दी किस बात की है, आप इस मामले को कमेटियों के हवाले करें, पेश किया जाए, मुसवदा क्या है मुसवदा शेयर करें, फिर उसके बाद हम आपका साथ देंगे। अगर आप हमें मुसवदा नहीं दिखाएंगे और हमसे ये तकाजा करते हैं कि हम आपका साथ दें, तो फिर हमारी तरफ से आपको इनकार है। फजलुर रहमान साहब से सरसरी गुफ्तगू तो की गई होगी, लेकिन मुसवदे की बात पार्लियामेंट के फ्लोर पर जब तक आप पेश नहीं करते, ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड नहीं लेते, पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ के साथ साथ फजलुर रहमान साहब ने भी अब बाकायदा तौर पे व्यूअर्स इससे इनकार कर दिया कि किसी सूरत भी इसका साथ हम नहीं देंगे। एक तो जजेस की तकर्री वाला मामला, तैनाती और एक्सटेंशन के ऊपर भी फजलुर रहमान ने दो टोक अल्फाज में पार्लियामेंट में आकर कमेटी के सामने ये कहा कि हम आपका साथ नहीं दे सकते। यानी काजी साहब की एक्सटेंशन का ख्वाब जो उन्होंने देखा था वो अब टूट चुका है और इसके साथ साथ जजेस की तकर्री वाला मामला, उसके ऊपर भी रिजर्वेशन जो पाई जाती हैं। फिर व्यूअर्स इसके साथ साथ जजेस की जो उम्र में इजाफे वाला मामला है उसको भी अब देखा जा रहा है। आज एजाज सईद साहब की मैंने दोबारा आपसे मुखातिब हूँ इस ट्वीट के हवाले से, और आपसे कुछ ही देर पहले मैंने उनकी दोबारा टाइमलाइन के ऊपर जाकर जो रिएक्शन था एजाज सईद की इस ट्वीट के ऊपर उसे भी पढ़ा। अब तक 1,72,000 लोगों ने, ऑलमोस्ट 73,000 लोगों ने इसको व्यू किया और इसके साथ साथ इसके ऊपर जो कमेंट्स आए हैं उनकी भी एक बड़ी तादाद है। इसके ऊपर वो क्या कहते हैं कि ब्रेकिंग, गवर्नमेंट इज लाइकली टू गिव एक्सटेंशन ऑफ एटलीस्ट 3 years टू ऑल द मेंबर्स ऑफ सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी इन द कंट्री। दिस विल ऑल्सो एनेबल ऑल द ऑफिसर्स ऑफ एयरफोर्स, आर्मी एंड नेवी इंक्लूडिंग चीफ्स टू हैव 3 years एडेड इन देयर सर्विस। लॉ इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज। तो वजह इसकी जो अब तक समझ आ रही है इस कॉन्स्टिट्यूशनल जो पैकेज को लाने की, आईनी पैकेज जिसकी तैयारी की गई, कि वो ब्यूरोक्रेसी को, पाकिस्तान में दीगर जो इदारे हैं उन्हें भी इसके साथ एक्सटेंशन देना चाहते थे। व्यूअर्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब का जो जुमला जो आज उन्होंने कहा, बरमला उनकी ज़ुबान से निकला या सच ऐसे ही निकलता है। जब किसी ने उनसे पूछा कि सर मुसवदा अभी तक शेयर क्यों नहीं किया गया, फजलुर रहमान साहब ये कह रहे हैं, तो फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरे पास भी कॉपी आ गई है। ये आपके मुल्क के वफाकी वजीर कानून का हाल है, उसे पता ही नहीं है कि उस मुसवदे में क्या है, और उन्होंने मीडिया को कहा कि जनाब मेरे पास भी कॉपी आ गई। अब ये होगा ये कि वफाकी काबीना से इसे पास करवाया जाएगा और उसके बाद इसे लोगों से शेयर किया जाएगा। खुर्शीद शाह साहब और बाकी लोग जो इस हवाले से क्या कह रहे हैं, मैं इसकी एक झलक भी व्यूअर्स आपके सामने रख देता हूं और फिर इनके बयानात की रोशनी में बाऊ जी आखिरकार लाहौर वापस क्यों आए और उन्होंने क्यों कहा कि मैं लाहौर चला जाऊंगा, और वो लाहौर आखिरकार चले गए। और खुर्शीद शाह साहब ये कहते हैं कि जब तक काबीना मंजूरी नहीं देगी हम इस मुसवदे को पेश नहीं कर सकते। तो शाह जी पहले मुसवदा काबीना से मंजूर करवा लेते, आपने पाकिस्तान की आवाम का जो पैसा ज़ाया किया, पार्लियामान में इतने सारे लोग आए, TADA जाएगा, ये जो पार्लियामान को सजाने के लिए पाकिस्तान के हर शहर से लोगों को बुलाया गया, ये पाकिस्तान की आवाम के टैक्स का पैसा है। हमारे गलों पर तो आप हाथ रख कर और गिरबान पकड़कर बिजली के बिल जो है हमारे से वसूल करते हैं। टैक्स जो नहीं देता उसकी बिजली काटी जा रही है, अगर कोई टैक्स नहीं भरेगा तो उसके फ़ोन को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा जब तक वो टैक्स अदा नहीं करता। ये पाकिस्तान के उस टैक्स का पैसा था जिसे आज पार्लियामान के अंदर ज़ाया किया गया। पहले मुसवदे को आप काबीना से मंजूर करवाते, फिर उसके ऊपर बहस होती और फिर पाकिस्तान की पार्लियामान से इसे मंजूर करवाया जाता, लेकिन ऐसा नहीं था। एक जल्दी थी हुकूमत को और इस जल्दी के अंदर तमाम तदबीरें उल्टी पड़ गई। पाकिस्तान की मीडिया ने आज जाती ये की है व्यूअर्स, मैंने इस पर पहले भी बात की कि आप एक ऐसे मामले को जो मुल्क की सालिमियत के साथ जुड़ा हुआ है, जो हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ जुड़ा हुआ है, जो जमहूरियत के साथ जुड़ा हुआ है, उसे रिपोर्ट कैसे किया जाता है कि इतवार को कौमी असम्बली
में आईनी पैकेज पर नंबर गेम्स का दिलचस्प खेल जारी है। अब ये दिलचस्प खेल नहीं है भाई, ये पाकिस्तान की आवाम का मुस्तबिल का मामला था। ये कोई क्रिकेट मैच नहीं था कि एक रन से आप हार रहे हैं या जीत रहे हैं, या गेम जो है सुपर ओवर में दाखिल होगी, एक विकेट की जरूरत है, लास्ट बॉल के ऊपर छक्का लगेगा या नहीं लगेगा। ये पाकिस्तान की आवाम है, ये पाकिस्तान की जमहूरियत है जिसको आप रिपोर्ट कर रहे हैं। तो खुदा के लिए ऐसे जुमले कहना और लिखना और इन्हें इस अंदाज में रिपोर्ट करना बाज आ जाए। और दूसरी चीज जो रिपोर्ट हुई कि अपोजिशन जमातों की आईनी अदालत की मशरूत हमायत, JUI की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की मुखालफत। जराये के मुताबिक अपोजिशन और हुकूमती जमातों ने आईनी अदालत की मशरूत हमायत कर दी। PTI, JUI और हुकूमती इत्तेहाद की जमातें आईनी अदालत पर मशरूत रजामंद हैं। इजलास से बात करते हुए फजलुर रहमान ने कहा कि मुद्दत मुलाजमत में तोसी के मामले पर हुकूमत का साथ नहीं दे सकते। फजलुर रहमान ने बिल पर मजीद मुशावरत करने की तजवीज़ दी, जबकि PTI और दीगर अपोजिशन जमातों ने मौक़िफ़ अपनाया कि जल्दबाजी में कानून साजी ना की जाए। यह ऐसा आईनी मामला है जिस पर मजीद मुशावरत दरकार है। मुजव्वज़ा आईनी पैकेज के मुताबिक हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजों में से चीफ जस्टिस लगाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इंतखाब 5 सीनियर जजों के पैनल में से होगा। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के तहत आईनी तरमीम के जरिए आईनी अदालत कायम की जाएगी। आईनी अदालत की चीफ जस्टिस और 4 जजों की तकर्री जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी करेगी। जराये के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को एक किया जाएगा। आइन के आर्टिकल 63A में भी तरमीम की जाएगी और मुनहरिफ अरकान के वोट की शिक भी मुजव्वज़ा तरामीम का हिस्सा है। अच्छा, इसमें ना कुछ लोग ये भी बताते हैं कि बलूचिस्तान में जो मिसिंग पर्सनस वाला मामला है और फिर जो जिन लोगों के केसेस मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर चल रहे हैं, उनकी अपील का मामला पाकिस्तान की जो सिविल अदालतें हैं वहाँ पे जाता है, लेकिन तरमीम करके इसको भी उड़ाने की कोशिश के बारे में बातचीत जो है, यानी स्पेकुलेट किया जा रहा है, लेकिन जब तक मुसवदा नहीं आता तो सिर्फ ये महज एक स्पेकुलेशन है। व्यूअर्स, जहाँ तक आईनी अदालत का ताल्लुक है ना, तो इसमें सबसे बड़ा लकूना ये होगा कि ऐसे वक्त में जब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से एक फ़ैसला आया और आपने उसकी ज़िद में, उसकी मुखालफत में आप आईनी तरमीम लेकर आ गए ताकि पाकिस्तान की अदलिया को टाइट किया जा सके। और इसमें सबसे बड़ी कबाहत अब यह होगी कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के 13 रुकनी बेंच ने फैसला दिया। 8 जजेस एक तरफ थे, उनमें से 11 जजेस ने भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माना। अब जो नंबर्स हैं फैसले के हवाले से, जो 8 जजेस थे जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी अरकान हैं उन्हें उनका निशान और इसके साथ साथ पार्लियामेंट के अंदर पहुंचाने के हवाले से जो फैसला दिया, आप एक छोटी अदालत जिसकी जो कंपोजिशन ऑफ जजेस है वो सिर्फ 5 है, आप किस तरह लेकर जाएंगे? और 5 जजेस का फैसला, यानी सारे के सारे जजेस भी अगर उस अपील को मंजूर कर लेते हैं जो हुकूमत नजरसानी अपील लेकर जा रही है, इलेक्शन कमीशन लेकर जा रहा है, तो फिर 5 का फैसला और फिर दूसरी तरफ 8 का फैसला, ये किस तरह से आइन इसकी जस्टिफिकेशन आपको देता है। ये एक बहुत ही अहम मामला था जिसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, और हुकूमत कहती है कि अब से जब भी कोई तरमीम आएगी और उसके ऊपर कोई भी अपील आती है तो उसे आइनी अदालत में ले जाया जाएगा। पाकिस्तान की मखसूस नशिस्तों जो मामला इलेक्शन कमीशन और फिर जो रद्द-ए-अमल उनका आया जो इससे जुड़ा हुआ है, जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दरवाजे नहीं खुलते, लोग नहीं जागते, ये मामला जो है एक कंट्रोवर्सी के तौर पर उस वक्त तक मुझे नज़र आ रहा है जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर वाज़े कोई अपना जहन जो है वो फैसले की शक्ल में कौम को नहीं बताती। मैं आपको व्यूअर्स कुछ ये खबर भी इस हवाले से दे दूं, और पता ही ये लग रहा है पाकिस्तान से जो खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आइनी तरमीम बिल का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाने का फैसला है जी। सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी नहीं, ऐवान नामुकम्मल होने की वजह से आइनी तरमीम नहीं की जा सकती। नामुकम्मल ऐवान से कानून साजी पर सुप्रीम कोर्ट तशरीह करे। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया जाएगा कि पटिशन खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स और सेनेट के टिकट होल्डर्स की जानिब से दायर की जाएगी। आइनी तरमीम के खिलाफ पटिशन आज सुप्रीम कोर्ट में दायर होने जा रही है। चले देर आए दुरुस्त आए, ये मामला आपको पहले ही उठाना चाहिए था पाकिस्तान की अदालतों के अंदर कि जब तक मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं होता, पार्लिमान को मना किया जाए, रोका जाए कि वो किसी किस्म की कोई आइन साजी, आइन में तरमीम नहीं करेंगे, कानून साजी नहीं करेंगे। लेकिन आपने देर कर दी। और आपको ये भी खबर दूं कि मुनीब फारूक ने एक ट्वीट किया, और मुनीब ये कहते हैं चूँकि वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की भरपूर तरीके से हमेशा नुमाइंदगी करते रहे, उनके पास खबरें होती हैं इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से।
اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت یعنی جب انہوں نے یہ ٹویٹ کی وہ رات کے 9:45 ہوئے تھے پاکستان میں رات کے، اور انہوں نے کہا کہ اس وقت کے حالات مسلم لیگ نون کو اس وقت شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اتحادی بھی منہ چڑھا رہے ہیں، مولانا صاحب اور چند اور دوستوں کے آن بورڈ ہونے کے باوجود، یعنی یہ جو چند لکھا تھا نا انورٹڈ کامرز میں ہے، مولانا صاحب آنکھ بند کر کے ووٹ دینے کو تیار نہیں ہیں۔ جنہوں نے ووٹ پورے کر کے دیے وہ بھی اس نالائکی پر اش اش کرتے نظر آ رہے ہیں، شاید ترمیم میں مزید ترمیم کرنا پڑے۔ اب مسودہ کس نے تیار کیا؟ اس ٹویٹ کے بعد اب آپ کا جو گیس ورک ہے وہ شروع ہو جانا چاہیے کہ اگر منیب فاروق یہ بات کر رہے ہیں تو ترمیم میں مزید ترمیم ہوگی، اور فضل الرحمان صاحب نے جو ایکسٹینشن والا معاملہ ہے یہ کس کے لیے خطرے کی گھنٹی بجاتی ہے۔ آج ویورز ایک اور بھی کام یہ ہوا کہ جب شہباز شریف صاحب سے یہ ہو نہیں پا رہا تھا اور نواز شریف صاحب نے ان کو بلایا ہوگا اور کہا ہوگا کہ چھوٹے تجھ سے نہیں ہو پائے گا، اور پھر وہ ناراض ہو کر لاہور چلے گئے۔ خبر ویورز کیا تھی کہ مجوزہ آئین ترمیم ایوان میں پیش نہ ہو سکی، اور شہباز شریف نے کوشش کی کہ وہ شہباز شریف صاحب اپنے بھائی کو منا سکیں کہ جا کر فضل الرحمان سے ملاقات کی جائے، لیکن باؤ جی نے ملنے سے انکار کیا، نہیں ملے۔ اور جو ترامیم والا معاملہ ہے اس کے اوپر چونکہ حکومت کی جو پرفارمنس تھی وہ صفر ہو گئی، اور ممکنہ جو نتائج حاصل کرنا چاہتے تھے وہ ان کو نہیں حاصل ہو سکے، تو باؤ جی نہ آصف علی زرداری سے ملے نہ فضل الرحمان سے ملے، چونکہ اس سے پہلے ہی کہا جا رہا تھا کہ فضل الرحمان سے ملاقات ہوگی۔ اچھا خیر یہ بھی نہیں ملے، اور فضل الرحمان نے بھی ملنے کی کوئی خواہش کا اظہار نہیں کیا، نہ وہ ان کے گھر گئے، اور جب وہ پارلیمنٹ میں آئے تب بھی یہ ملاقات جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ اچھا جی، اسپیکر سردار ایاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا تو قومی اسمبلی میں وقفہ سوالات اور توجہ دلاؤ نوٹس کو معطل کرنے کی تحریک پیش ہوئی، جسے ایوان نے منظور کر لیا۔ اب یہ سنتے جائیے گا کہ اصل میں ایوان میں ہوا کیا ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج 12 بجے تک ملتوی کیا گیا ہے، اور ایوان میں مجوزہ آئینی ترامیم ایوان میں پیش نہیں کی جا سکی۔ اس سے قبل ذرائع اسپیکر چیمبر کا کہنا تھا کہ قومی اسمبلی میں آئینی ترامیم پیش نہیں ہو سکیں گی، اس لیے قومی اسمبلی کا اجلاس پیر تک ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ انہوں نے صرف 1 منٹ کے لیے اجلاس بلایا اور اس کے بعد یہ چلے گئے۔ جو میری اطلاعات ہیں ویورز، نون لیگ کے کیمپ کے اندر نواز شریف صاحب بھائی سے بہت ہی ناراض ہیں، اور باقاعدہ طور پہ یہ میسج دیا گیا کہ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تھے تو اس طرح سے تماشا بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ جب تک فضل الرحمان صاحب کو نہیں منایا جاتا آپ کو اجلاس کو نہیں بلانا چاہیے تھا۔ اب فضل الرحمان صاحب اور نواز شریف صاحب کی ملاقات کی بھی شہباز شریف نے بڑی کوشش کی، لیکن یہ ملاقات جو ہے وہ نہیں ہو سکی۔ میں ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دوں، اور جو صادق سنجرانی صاحب ہیں انہوں نے بھی فضل الرحمان سے میٹنگ کی ہے اور یہ بھی پہنچے۔ اس کے ساتھ ساتھ شاہد خاقان عباسی صاحب بھی گئے، اور پھر اس کے ساتھ مفتاح اسماعیل صاحب بھی پہنچے۔ اب یہ ترمیم ہو سکتا ہے کہ آج ہو یا کل ہو۔ یہ کمیٹی کے حوالے کرنے کے بارے میں صادق سنجرانی نے کیا کہا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسپیکر ایاز صادق سے ملاقات ہوئی، ملاقات کے بعد پارلیمنٹ میں میڈیا سے گفتگو میں صادق سنجرانی نے کہا کہ ترمیم ہو سکتا ہے کہ آج ہو یا کل ہو جائے، کمیٹی کی میٹنگ کے بعد فیصلہ ہوگا۔ خیر فیصلہ یہ ہوا ہے سنجرانی صاحب کہ ترمیم نہیں ہو رہی اور آپ کو ابھی انتظار کرنا پڑے گا۔ آج بلاول نے جی ایک اور بات بڑی عجیب سی کہی، وہ پوری دنیا جو تھی وہ مولانا فضل الرحمان کو منانے میں لگے تھے، یہ بھی خیر گئے ایک رات پہلے، یہ رات میں منانے کی کوشش کرتے رہے، اور کچھ لوگوں نے دن کے اجالے میں منانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں مانے۔ انہوں نے کام یہ کیا کہ انہوں نے آج عمران خان کے اوپر دوبارہ تنقید کی۔ یہ آرمی چیف کو پرسونیفائی کر رہے تھے، چیف جسٹس کو ان کی شان میں قصیدے پڑھ رہے تھے، لیکن انہوں نے عمران خان کے اوپر تنقید کی۔ انہوں نے اس ٹویٹ کا ذکر کیا جس کے اوپر اس وقت انکوائری ہو رہی ہے، اور یہ بلاول کہتے کیا ہیں؟ یہ کہتے ہیں جی کہ 2 دن پہلے یہ کمیٹی بنائی گئی، اس وقت اسمبلی کا ماحول خراب تھا، ہم نے اسمبلی کا ماحول بہتر بنانے کی کوشش کی۔ ایک سیاسی جماعت کے قائد نے عدلیہ اور آرمی چیف پر حملہ کیا، وہ آج تک اپنے اس بیان سے پیچھے نہیں ہٹے۔ جنہوں نے اس ادارے کے سربراہ کو متنازع بنانے کی کوشش کی، اس سے کیا امید رکھ سکتا ہوں؟ ہماری کوشش ہے کہ ہم کم از کم اکثریتی اتفاق رائے لے کر آئیں۔ ہم 2006 سے مساق جمہوریت کو مکمل کرنے کے انتظار میں ہیں، اگر ہمیں 1 دن اور انتظار کرنا پڑا تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوگی۔ آپ کی خواہش ہے انتظار کر لیں، شاید یہ پوری نہ ہو اور فضل الرحمان جو ہیں وہ کوئی اپنی شرائط کے اوپر آپ کو منا لیں،
یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ اور صاحب کو یہ بھی خبر دیں کہ آئینی ترمیم کے معاملے پر سینٹ میں بلوچستان نیشنل پارٹی نے 2 ووٹس کے بدلے 2000 جو مسنگ پرسنز ہیں ان کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق سردار اختر مینگل نے آئینی ترمیم کا مسودہ مانگ لیا ہے اور صادق سنجرانی نے سردار اختر مینگل کے مطالبہ پر تبادلہ خیال کیا۔ اختر مینگل نے سینٹ کے 2 ووٹوں کے بدلے 2000 لاپتہ افراد کی فوری بازیابی کا مطالبہ کیا اور صادق سنجرانی نے سردار اختر مینگل کے مطالبہ پر بات چیت کی یقین دہانی کرائی۔ لیکن سر 2000 بندے کس طرح سے رہا کیے جائیں گے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور یہ خواہش بھی جو ہے ان کی پوری نہیں ہوگی۔ لیکن حکومت ویورز اس وقت مشکل کے اندر ہے، اور ان کی جو کوشش تھی کہ کسی طرح کی ترمیم رات کی تاریکی میں جلد سے جلد کروائی جا سکے اور لوگوں کو فائدہ پہنچایا جائے، شاید اب اس کے اوپر فل سٹاپ فی الحال لگ گیا ہے۔ میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں، ان پاکستان کے تمام ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر باقاعدہ طور پر یہ کہا گیا کہ آپ نے یہ جو منیر ملک صاحب ہیں ان کو رپورٹ نہیں کرنا۔ اب یہ منیر ملک صاحب نے کیا کام کیا، اس کی بھی ایک میں آپ کے سامنے تفصیل رکھ دیتا ہوں، اور عدلیہ اس وقت کر کیا رہی ہے اور کس قسم کی عدلیہ جو ہے وہ تیاری کرنے جا رہی ہے۔ ویورز، منیر ملک صاحب وہی ہیں جنہوں نے قاضی صاحب کی نمائندگی کی عدالت کے اندر جب ان کے اوپر ریفرنس بنا تھا، اور وکلا تحریک چلانے میں بھی یہ ہمیشہ پیش رہے۔ انہوں نے ایک ٹی وی شو میں گفتگو کی اور وہ کیا کہتے ہیں کہ 25 اکتوبر تک قاضی فائز عیسیٰ میرے چیف جسٹس پاکستان ہیں، 26 اکتوبر کو سید منصور علی شاہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے۔ سب کو پتا ہوتا ہے کہ جو سینئر جج ہے وہی چیف جسٹس آف پاکستان بنے گا۔ سینیورٹی کی بنیاد پر چیف جسٹس اس لیے ہونا چاہیے کہ کسی کی اجارہ داری نہ ہو۔ ماضی میں الجہاد کیس میں فیصلہ ہو گیا کہ سینیورٹی پر چیف جسٹس لگایا جائے گا، آئین کو زیرو نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح بنیادی سٹرکچر بھی تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ ملک اسد علی کے کیس کے فیصلے کو اصول کے طور پر 18ویں ترمیم میں شامل کیا گیا۔ پارلیمنٹ کو محدود طاقت میسر ہے، وہ عدالت کو ختم نہیں کر سکتی۔ آئین پارلیمان پارٹیوں کے درمیان معاہدہ نہیں ہوتا، آئین پاکستان کے عوام کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے۔ عوام کو اگر نہ پتا ہو کہ کس چیز سے باندھا جا رہا ہے تو یہ پھر کوئی بات نہیں۔ پارلیمنٹ کو حق نہیں کہ مجھے یا کسی اور کو سزا دے یا مقدمہ چلائے۔ عدلیہ کا یہ اختیار نہیں کہ قانون بنائے، وہ صرف قانون کے مطابق فیصلہ کرتی ہے۔ ایسا آئینی پیکج نہیں لانا چاہیے جس میں ایک شخص کی ریٹائرمنٹ عمر بڑھانے کی بات کی جائے۔ ہم کسی سیاسی جماعت یا حکومت کا حصہ نہیں، انتشار کی سیاست ہم نہیں چاہتے۔ یہ پاکستان بار کونسل کا جی کلامی آیا، بیرسٹر گوہر نے بھی اس مسودے کے اوپر سوالات اٹھائے اور بہت ساری اس کی جو متنازع شقیں ہیں اب ان کے اوپر بات چیت جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ اور اسے ایک کامیابی پاکستان تحریک انصاف کو یہ ضرور ملی کل کے دن کہ یہ پوسٹ پونڈ ہو گیا ہے، چلیں کچھ گھنٹوں کے لیے ہوا لیکن ضرور ہو گیا ہے۔ اب اس میں آپ کو سپریم کورٹ پاکستان کا دروازہ فوری طور پہ کھٹکھٹانا چاہیے اور یہ دیکھنا ہوگا کہ درخواست آپ کی کب لگتی ہے۔ ویورز، یہ آج کی نشست تھی ہماری، اپنے کمنٹس بھیجیں اور قاضی صاحب کے لیے 2 جملے ضرور کہیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔